एपिसोड की शुरुआत होती है एक इमोशनल और इंटेंस मोमेंट के साथ। थोड़ा मेलोड्रामा, थोड़ा धुआं और थोड़ा ऐसा ड्रामेटिक म्यूजिक जो किसी सास बहू सीरियल के बैकग्राउंड स्कोर को भी शर्मिंदा कर दे। सॉन्ग रैन और सासिन खड़े होते हैं एक होटल के सामने, लेकिन ये कोई शादी वाला 5 स्टार होटल नहीं, बल्कि वही भूतिया वीआईपी होटल है जहाँ सासिन की माँ रीना जी कैद थी। जैसे ही सासिन को ये बात पता चलती है, उसका इमोशनल फ्यूज उड़ जाता है। आंखों में आंसू, दिल में गुस्सा। उसकी आंखों में वही जुनून था जो एक इंडियन बेटा तब महसूस करता है जब उसकी माँ को सब्जी वाले ने छोटी भिंडी पकड़ा दी हो। तभी होती है बेंजामिन की एंट्री, एकदम दबंग स्टाइल में। बेंजामिन बताता है कि वीआईपी रूम में एक बम मिला था, पर किसी ने ये नहीं बताया कि असली इमोशनल बम तो सबसे पहले सासिन के अंदर पुसपिया रहा था। होटल के सारे मेहमान और स्टाफ तो पहले ही भाग चुके थे और अब ये होटल एक ऐसी जगह बन चुका था जहाँ सस्पेंस और हवा दोनों टाइट थे। सासिन तो बस अंदर घुसना चाहता था, लेकिन सोल्जर भैया ने हाथ से रोक दिया, एकदम बॉडीगार्ड सलमान भाई स्टाइल में। एक और रिस्क नहीं ले सकते। सासिन की आंखें मॉइस्टन की हुई मैगी जैसी हो गई थी, बस उबलने के लिए तैयार। तब बेंजामिन का दिल पिघल गया जैसे अमूल बटर माइक्रोवेव में। उसने सोल्जर से कहा, अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी मेरी। सोल्जर ने भी सोचा, इतना हैवी डायलॉग तो मैंने लास्ट बार सनी देओल से सुना था, और रास्ता छोड़ दिया। सासिन और सॉन्ग रन होटल में एंटर करते हैं। अंदर का सीन एकदम राज मूवी जैसा। धुआं, हवा और एक अजीब सी शांति जो सिर्फ हॉरर मूवीज में मिलती है या फिर दिल्ली मेट्रो में संडे रात को। फिर मिलती है रीना जी, पर क्या सीन था। वीआईपी सामान इकट्ठा कर रही थी जैसे बिग बाजार में सेल के टाइम लोग करते हैं। सासिन चिल्लाया, माँ तुम्हें अपनी जान की कदर नहीं। रीना ने कूल अंदाज में जवाब दिया, बेटा वीआईपी का माल है, महंगा पड़ता है। सासिन ने सोचा, माँ तो असली मिडिल क्लास निकली, और उसे हाथ पकड़कर बाहर खींच लाया, एकदम ड्रामेटिक करण जौहर स्टाइल में। स्लो मोशन और बैकग्राउंड में वॉयलेंस। बाहर आते ही बॉस की एंट्री और उसका गुस्सा तो लालू जी के माइक के झटके से भी ज्यादा तेज था। तुम खाली हाथ आई, वीआईपी सामान कहाँ है? उसके लिए रीना सिर्फ एक एम्प्लॉय थी, और ये बात सासिन के भटूरे जैसे दिल को चुभ गई। सासिन ने कैमरे की तरफ देखते हुए अनाउंस किया, रीना मेरी माँ है। सब लोग एक पल के लिए शॉक्ड, जैसे किसी ने चाय में नमक डाल दिया हो। पर बॉस तो बॉस होता है, उसकी ईगो वाईफाई जैसी फुल सिग्नल पर थी। चिल्लाने लगा, नौकरी से निकाल दूंगा। तभी बेंजामिन फिर एंट्री करता है, इस बार डायलॉग राइटर का पूरा पैसा वसूल। अगर इतनी हिम्मत है तो खुद जाकर वीआईपी सामान ले आ। बॉस का तो चेहरा देखने लायक था, उसका स्वैगी वैसे ही उड़ गया जैसे गोलगप्पे में पानी नहीं होता। वो तुरंत पिघल गया, नहीं नहीं रीना जी, आकी नहीं, आपकी नौकरी पक्की है। वीआईपीज फिर भी चिल्लाए, लेकिन तब सासिन ने फुल अक्षय कुमार मोड में बोला, माँ पे कुछ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और माँ के सामने एक ढाल बन गया, असली अम्मा का लाडला, जो इमोशनल भी था और थोड़ा ओवर ड्रामेटिक भी। पर बात सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रही। वीआईपीज ने अब बातचीत छोड़कर सीधे हाथ चला दिए। एक पल के लिए माहौल ऐसा हो गया जैसे कोई बहू सास से कह दे, आज मैं मायके जा रही हूँ। टेंशन टाइट। सासिन तैयार था, उसने पहला बार रोका, दूसरा झेला, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ उसकी अकेले की नहीं थी। तभी बेंजामिन और ली आगे बढ़े, एकदम तेज चाल, जैसे किसी ने बोल दिया हो पकौड़े खत्म होने वाले हैं। बेंजामिन ने एक जबरदस्त घूंसा मारा और ली ने ऐसा स्टाइल मारा कि एक वीआईपी की ईगो तो वहीं गिरकर टूट गई। 1 मिनट में वीआईपीज की सारी अकड़ भाप बनकर उड़ गई। टीम की दहाड़ देख वीआईपीज ऐसे भागे जैसे बिजली का बिल भरना भूल गए हों। माहौल शांत हो गया। सासिन ने रीना जी को संभाला और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था। माँ और बेटा दोनों अब सुरक्षित थे। थोड़ी देर बाद सॉन्ग रैन ने ली की ओर देखकर हंसते हुए कहा, मुझे लगा था तुम सिर्फ बम डिफ्यूज करते हो, पर तुम तो बदमाशों की भी धुलाई करने में माहिर निकले। ली थोड़ा शर्मा जाता है, एकदम कॉलेज का सीधा लड़का जिसे लड़की ने पहली बार तारीफ कर दी हो। लेकिन तभी उसकी आंखों में एक और फिक्र झलकती है। वो कहता है, मैं वापस मार्केट जाना चाहता हूँ, अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। सॉन्ग रन थोड़ा सोचती है, फिर कहती है, ठीक है चलो इस बार मैं भी साथ चलती हूँ, लेकिन तुम खाना बाद में खिलाओगे। दोनों फिर निकलते हैं उसी जगह की ओर जहाँ कुछ देर पहले तबाही का मंजर था। पूरा सीन काला धुंध से भरा हुआ, जैसे कोई पुरानी हॉरर मूवी का सेट हो। तभी उनकी नजर पड़ती है सिया पर। वो वहाँ किसी को ढूंढ रही थी। सासिन और सॉन्ग रैन फौरन उसके पास जाते हैं। सिया बताती है कि वो एक छोटे बच्चे को ढूंढ रही है, वही बच्चा जिसके साथ वो कल खेल रही थी। बच्चा शायद मलबे के नीचे फंसा हुआ था, आवाज नहीं आ रही थी, बस उम्मीद बाकी थी। ली की नजर जाती है एक छोटे से पालतू जानवर पर, जो मलबे के पास बैठकर एक ही जगह टकटकी लगाए देख रहा था। ली को उसी से इशारा मिल जाता है। वो तुरंत मलबा हटाने में लग जाता है। हाथ जख्मी हो जाते हैं, सांस चढ़ जाती है, पर वो रुकता नहीं। कुछ ही देर में मलबा हटता है और बच्चा सच में वही होता है, जिंदा पर बहुत कमजोर। ली ने उसे गोद में उठाया और सिया दौड़कर उसके पास आई। बच्चा जैसे उसका हाथ ढूंढ रहा था और सिया ने उसका हाथ थाम लिया मजबूती से। सॉन्ग रैन की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत कैमरा निकाला और उस पल की तस्वीर खींच ली। एक ऐसी तस्वीर जो न सिर्फ दिल में रहेगी बल्कि ये शायद थंबनेल भी बनेगी। हॉस्पिटल ले जाने से पहले सॉन्ग रैन ने सिया को एक सेब दिया। जब तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाए तब दोनों मिलकर ये सेब खाना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कान हल्की थी पर आंखों में गहराई थी। सिया ने झुककर धन्यवाद कहा और बच्चे के साथ रवाना हो गई। ली ने देखा कि सॉन्ग रैन अब भी थोड़ी उदास लग रही थी। उसने कुछ पूछा नहीं, लेकिन सॉन्ग रैन खुद ही बोली, वो सेब मैंने तुम्हारे लिए लिया था। ली ने उसकी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो फिर शुक्र
शुक्रिया। लेकिन उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन था जैसे कोई लड़का मैगी खाते हुए कह दे, टू बेस्ट है यार। बाद सॉन्ग रैन ने ली का हाथ धीरे से पकड़ा। उसकी उंगलियों पर चोट के ताजे निशान थे। वो कॉटन से खून साफ कर रही थी, पर उसकी नजर थोड़ी देर के लिए अटक गई। उसे याद आ गया कि कैसे ली ने बिना किसी झिझक के उस बच्चे को मलबे से बाहर निकाला था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बॉलीवुड मूवी का स्लो मोशन सीन चल रहा हो। क्या तुम्हें इस काम में रोज ऐसी चोटें लगती हैं? सॉन्ग रैन ने पूछा। आवाज में वो फिक्र थी जो माँ बेटे से पूछे, खाना खाया? ली ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं बस एक वॉलंटियर हूँ, रोज रोज नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा फ्री में झप्पड़ मिल जाता है। सॉन्ग रैन ने उसका फर्स्ट एड पूरे ध्यान से किया। बैंडेज करने के बाद जब ली उठने लगा तो बोला, मुझे हॉस्पिटल जाना है। लेकिन उससे पहले ही सॉन्ग रैन बोल उठी, माम मैं भी चलती हूँ। उसकी आंखों में छुपी परवाह साफ झलक रही थी। बोलने की जरूरत ही नहीं थी। हॉस्पिटल में कैप्टन जियान बेड पर आराम कर रहे थे। चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था, लेकिन आंखों में वही पुराना जोश लौट आया था। ऐसा लग रहा था जैसे अगले एपिसोड में फिर एक्शन करने वाले हों। तभी ली ने कहा, सॉन्ग रैन आपका इंटरव्यू लेना चाहती हैं, आपकी बहादुरी को दुनिया तक पहुंचाना चाहती हैं। कैप्टन जियान थोड़ा चौंके, फिर मुस्कुराकर हामी भर दी। बस वो बोलने ही वाले थे कि उनका फोन बजानों उठा। उन्होंने चुपके से स्क्रीन ली को दिखाई। ली सब समझ गया। ली सॉन्ग रैन को बाहर ले गया और बोला, आज इंटरव्यू कैंसिल करना होगा। सॉन्ग रैन थोड़ा कंफ्यूज सी हुई। तब ली ने समझाया, कैप्टन जियान का एक भाई है और वही कॉल कर रहा था। कैप्टन नहीं चाहते कि उसे पता चले कि वो घायल हैं। उसके लिए वो हमेशा हीरो बने रहना चाहते हैं। सॉन्ग रैन ने सिर हिलाया और चुपचाप बाहर निकल आई। पीछे कैप्टन जियान ने फोन उठाया और एकदम नॉर्मल तरीके से बात करने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये भी एक तरह की बहादुरी थी। इधर दूसरी तरफ बेंजामिन एक घायल आदमी को हॉस्पिटल लेकर आता है, पर जैसे ही वापस जाने लगता है, सासिन उसे रोकते हुए कहता है, पहले अपना इलाज करवा लो सुपर हीरो। बेंजामिन मजबूरी में ट्रीटमेंट रूम में चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक नर्स से, थोड़ी तीखी, थोड़ी मजाकिया और बोलने में पूरी बिंदास। नर्स ने तीखे लहजे में कहा, ज्यादा हिलो मत वरना सुई और चुभेगी। बेंजामिन चुपचाप बैठ गया, पर उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो सब कह गई, मार भी लो लेकिन प्यार से मारो। अगली सुबह सॉन्ग रैन की नींद तब टूटी जब उसका फोन लगातार बजने लगा। नींद में उठकर देखा, बॉस का कॉल था। फोन उठाते ही बॉस की आवाज आई, तुम्हारी खींची हुई फोटो वायरल हो चुकी है। सॉन्ग रैन, पूरा देश अब ईस्टर्न सिटी की तरफ देख रहा है। मतलब एक फोटो से ही लड़की न्यूज चैनल की मलाइका अरोड़ा बन गई। वो एक तस्वीर जिसमें सिया और बच्चा एक दूसरे का हाथ थामे दिखे थे, अब किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से कम इमोशनल नहीं लग रही थी। पूरे शहर की कहानी उस फोटो में समा चुकी थी। बॉस का आदेश मिलते ही सॉन्ग रैन तुरंत लाइव रिपोर्टिंग की तैयारी में जुट गई। हाथ में माइक, आंखों में जुनून और बाल वैसे उड़ रहे थे जैसे कोई शाहरुख खान का स्लोमो सीन हो। कैमरे के सामने आते ही उसने कहा, ये सिर्फ मलबा नहीं है, ये हमारे भरोसे का इम्तिहान है। और वो बच्चे की मुस्कान, हमारी उम्मीद। उसका रिपोर्टिंग स्टाइल देख के मम्मी तक बोल उठी, ये लड़की तो रवीश कुमार निकली। इधर ली दोबारा हॉस्पिटल पहुंचा कैप्टन जियान से मिलने, लेकिन इस बार बातचीत भाई भाई वाली नहीं बल्कि देशभक्ति फिल्म वाली होने वाली थी। कैप्टन ने टीवी पर नजर डाली और चेहरा एकदम सख्त हो गया। हैप्पो सिटी में लगातार धमाके हो रहे थे। नहीं भाई, ये कोई एनिमेटेड सिटी नहीं थी, नाम मासूम, हालात जानलेवा। ली ने एकदम बॉलीवुड टोन में कहा, मैं ईस्टर्न सिटी इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे हैप्पो सिटी के लिए कुछ करना है। कैप्टन थोड़े इमोशनल हो गए, तू सिर्फ मेरा जूनियर नहीं है, मेरे छोटे भाई जैसा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सुन के लग रहा था अगला सीन सरफरोश 2 का ट्रेलर है, लेकिन ली की आंखों में वही जिद थी जो आखिरी समोसे को लेकर होती है। आखिर में कैप्टन भी बोले, ठीक है तो फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगा। यानी दोनों मिलकर मिशन हैप्पो पर निकलने को तैयार। उधर शाय बार बार सॉन्ग रैन को कॉल कर रही थी, हालचाल तबीयत सब पूछ रही थी जैसे शाय नहीं कॉलर ट्यून हो। सॉन्ग रैन को शक हुआ और उसने सीधा पूछ लिया, शाय तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या? शाय ने बड़ी ईमानदारी से कहा, हाँ ऊपर से ऑर्डर आया है इसलिए पूछ रही हूँ। लेकिन आवाज में वो ठंडक नहीं थी जो आमतौर पर उसके डायलॉग में होती थी। असल में शाय को सबसे ज्यादा जो चुभ रहा था वो था सॉन्ग रैन और ली का बढ़ता हुआ कनेक्शन। मतलब पूरी कहानी अब दिलचस्प त्रिकोणीय प्रेम कथा की तरफ बढ़ रही थी। शाय सीधे अपने बॉस के पास गई और बोली, क्या अब मैं ईस्टर्न सिटी जाने के लिए तैयार हूँ? बॉस ने मन ही मन सोचा, तू तैयार है या तू तेज तर्रार एक्स है? तो अब शाय का असली मिशन था देश सेवा नहीं, दिल की सेवा। जैसे कोई कह दे, दुश्मन चाहे बॉर्डर पे हो या बॉयफ्रेंड के पास, दोनों से निपटना जरूरी है। और इसी इमोशनल, थोड़ा इश्क वाला टेंशन और ढेर सारी देसी मसालेदार भावनाओं के साथ इस एपिसोड का धमाकेदार दैन ढय होता है जारी रहेगा। अगले एपिसोड में जहाँ देश होगा दांव पर, दिल होंगे बेकाबू और कैमरा चालू,